हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जीएस जोन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि जीएस जोन के इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक शनिवार को मैं ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर्स पर एक अति महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर आता हूं। पिछले एपिसोड को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएँ भी दी थी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो अब समय गंवाए बगैर सबसे पहले मैं प्रश्नों की शुरुआत करता हूँ। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? विच प्लेयर हैज़ गॉट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल ऑफ द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? ऑप्शन है केन विलियमसन, रॉस टेलर, टिम साउथी और काइल जेमिसन। जैसा आप जानते हैं, पहले से ही एक दिवसीय क्रिकेट जो 50 ओवर के होते हैं और T20 क्रिकेट में विश्व कप का आयोजन होता रहा है, परंतु टेस्ट मैचों में इससे पूर्व ऐसा कोई विश्व स्तरीय आयोजन नहीं होता था। इस बार पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ और फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित कर विश्व टेस्ट क्रिकेट का पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तो इसी से संबंधित प्रश्न है कि इस फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप के मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो इसका सही जवाब होगा, आइए देखते हैं, काइल जेमिसन। काइल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला और इस मैच से संबंधित और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके संबंध में हमने यहाँ पर फैक्ट दिया है। फाइनल की दो टीमें हैं, भारत और न्यूजीलैंड। मैच की अवधि रही 18 जून से 22 जून 2021। यह मैच एजेस बाउल स्टेडियम जो ब्रिस्टल में है, क्रिकेट मैदान इंग्लैंड में, वहाँ पर खेला गया और परिणाम रहा न्यूजीलैंड 8 विकेट से विजयी। मैच में भारत के कप्तान थे विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान थे केन विलियमसन। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? इन विच ओलंपिक गेम डिड मिल्खा सिंह गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस? ऑप्शन है रोम ओलंपिक 1960, टोक्यो ओलंपिक 1964, म्यूनिख ओलंपिक 1972 और चौथा ऑप्शन है मास्को ओलंपिक 1980। जैसा आप जानते हैं, यह प्रश्न मिल्खा सिंह से संबंधित है और ये भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ एथलीट माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने ओलंपिक में कोई पदक हासिल नहीं किया, परंतु इन्हें उड़न सिख कहा जाता है। ओलंपिक में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल करना था। और इसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो ये चारों ऑप्शन में सही जवाब होगा रोम ओलंपिक 1960। इसी ओलंपिक में उनके द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था और चौथा स्थान हासिल किया गया था। हालांकि वो सेकेंड के 10वें हिस्से से कांस्य पदक प्राप्त करने से चूक गए थे, लेकिन फिर भी उनका यह प्रदर्शन मील का पत्थर साबित हुआ और भारत के खेल जगत में उसे अभी तक याद किया जाता है और इसी कारण उन्हें भारत का उड़न सिख भी कहा जाता है। हालांकि उड़न पड़ी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उड़न सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह। और इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रोम ओलंपिक में 400 मीटर स्पर्धा में चौथा स्थान था और इन्होंने 1958 ईस्वी के राष्ट्रमंडलीय खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। हाल ही में इनकी काफ़ी चर्चा हुई है क्योंकि 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? जैसा आप जानते हैं, हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। तो इसी से संबंधित प्रश्न है कि दिल्ली विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है MC मैरी कॉम, मनिका बत्रा, कर्णम मल्लेश्वरी और PV सिंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऐसा आप सुने होंगे कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। इस बार के ऑब्जेक्टिव एपिसोड में हमने खेल से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न डाल दिए हैं
क्योंकि वर्तमान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें खेल से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए खेल पर आपको कमांड करना ही होगा। भले ही आप निजी ज़िंदगी में खेल से वास्ता नहीं रखे हों या आपको खेल में दिलचस्पी नहीं रही हो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खेल में दिलचस्पी लानी होगी और जितनी भी खेल स्पर्धाएं होती है उन सब के बारे में जानना, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि में खेल से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेलों पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के किस शहर में आयोजित होगा? इन विच सिटी ऑफ इंग्लैंड विल द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम बी हेल्ड? पहला ऑप्शन है ब्रिस्टल, दूसरा है बर्मिंघम, तीसरा है मैनचेस्टर और चौथा है ओल्ड ट्रेफर्ड। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच होता है। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि राष्ट्रमंडल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि राष्ट्रमंडल वैसे देशों का एक संगठन है जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। अर्थात इस संगठन के जो भी सदस्य देश हैं वो कभी न कभी ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे। तो इन्हीं देशों से एक संगठन की शुरुआत की गई 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी से फंक्शनल हुआ था, परंतु इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में ही हुई थी और ब्रिटेन की महारानी इसकी अध्यक्ष होती है। और इन्हीं देशों के बीच एक खेल प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जाती है जो ओलंपिक की तरह ही प्रत्येक 4 वर्षों पर होती है। और भारत की स्थिति इसमें अन्य वैश्विक स्पर्धाओं की अपेक्षाकृत अच्छी होती है, क्योंकि अन्य स्पर्धाओं में विश्व की सारी खेल शक्तियाँ भाग लेती हैं, परंतु राष्ट्रमंडलीय खेलों में सिर्फ वही देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो स्वाभाविक है कि इसमें भारत की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि वर्तमान में भी जितने भी खेल शक्तियाँ हैं विश्व की, जैसे अमेरिका हुआ या चीन हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, ये सब ब्रिटेन के उपनिवेश कभी नहीं हुए। तो राष्ट्रमंडल खेलों में ये देश भाग नहीं लेते हैं। हालांकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कुछ अन्य देश भाग लेते हैं जो खेल में काफ़ी आगे हैं, परंतु भारत की स्थिति इसमें भी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी रही है। कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुए थे 2010 ईस्वी में, उसमें भी भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। और पिछली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में, उसमें भी भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तो इसी राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा कि अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। इसका सही उत्तर है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ यह खेल आयोजित होगा जो 2022 में होगा और 22वां राष्ट्रमंडलीय खेल होगा। यहाँ पर राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ और जानकारियाँ हमने दी है। यह 22वां संस्करण है और 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और भारत का स्थान इसमें तीसरा था। और एक विशेष जानने योग्य बातें हैं कि इस राष्ट्रमंडल खेल में जो 2022 में होने वाला है उसमें क्रिकेट को एक बार फिर से इसमें स्थान दिया गया है और T20 फॉर्मेट के रूप में क्रिकेट की फिर से शुरुआत हो रही है। हालांकि इससे पहले भी एक बार क्रिकेट को 50 ओवरों वाले एक दिवसीय मैच को शामिल किया गया था, परंतु पुनः इसे क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल से हटा दिया गया था। राष्ट्रमंडल से संबंधित एक और बात आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी राजदूत की चर्चा होती है, कभी उच्चायुक्त की चर्चा होती है। तो यहाँ यह जानने की आवश्यकता है कि जो राष्ट्रमंडलीय देश होते हैं उसके राजनयिक जब एक दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है, अर्थात अंग्रेजी में उसको हाई कमिश्नर कहते हैं। परंतु जो गैर राष्ट्रमंडलीय देश हैं, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, उनके राजनयिक जब एक दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें राजदूत अर्थात एम्बेसडर कहा जाता है। अगला प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक? ऑप्शन है बी में मनदीप सिंह, सी में मनप्रीत सिंह और डी में रूपिंदर पाल सिंह। ये सभी खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, पर आपको इसमें कप्तान का नाम बताना है। आप जानते हैं कि हॉकी वह खेल है जिसमें शुरू से ओलंपिक में भारत का दबदबा रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत के प्रदर्शन में निरंतर गिरावट देखने को मिला है।
पर भारत ने 1928 में जो हॉकी का स्वर्ण पदक जीतना शुरू किया था, तो लगातार 6 ओलंपिक तक भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, और कोई भी दूसरे देश की टीम सिर्फ गोल्ड छोड़कर दूसरे पदक के लिए ही जाती थी। गोल्ड पर भारत का ही अधिकार माना जाता था कि गोल्ड तो जब जीतेगा वो भारत ही जीतेगा। परंतु 6 बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत की स्थिति खराब होने लगी, और आज काफ़ी स्थिति खराब है। आज हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस बार जो टीम गई है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके, वो काफ़ी अच्छी टीम है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि यह टीम अवश्य कुछ न कुछ अच्छा प्रदर्शन करके ही आएगी, और हो सके तो गोल्ड मेडल लेकर आए तो बहुत अच्छी बात होगी। ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत और 2 कांस्य। भारत का पहला स्वर्ण 1928 में आया था, और अंतिम बार भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से भारत की झोली खाली है। अब तक भारत ने कोई पदक ओलंपिक में हासिल नहीं किया है। अब हम खेलों से इतर कुछ अन्य प्रश्न पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर की जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर? ऑप्शन है ए में हांगकांग, बी में बेरूत, सी में मुंबई और डी में अशगाबाद। ये ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर एक संस्था है जो कई प्रकार के वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है, और इसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अब प्रश्न उठता है कि यह संस्था किस आधार पर तय करती है कि कौन सा शहर महंगा है या महंगा नहीं है। तो इसके लिए संस्था आवासीय सुविधा, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और फ्लाइट सुविधा के आधार पर अपना रिपोर्ट बनाती है कि किसी देश के कामगार के लिए विभिन्न देशों के कौन से शहर सबसे अच्छे हैं जहां रहकर वह आसानी से काम कर सकता है। तो इन मानकों पर विचार करने के बाद संस्था ने यह तय किया कि अशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, वह विश्व का सबसे महंगा शहर है। और विश्व के नक्शे पर आप तुर्कमेनिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। यह मध्य एशिया का एक देश है, और रूस से विखंडित होकर जो अन्य 14 देश बने थे उसमें तुर्कमेनिस्तान भी एक था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके उत्तर पूर्व में उज़्बेकिस्तान है, और दक्षिण पूर्व में अफ़गानिस्तान, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में ईरान, और इसके उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान अवस्थित है, और पश्चिम दिशा में कैस्पियन सागर है। तो यह देश मध्य एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जहाँ मुख्य रूप से इस्लामिक आबादी है। यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। आइए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2021 एज विच इंटरनेशनल ईयर। ऑप्शन है ए में फलों और सब्जियों का वर्ष, ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दलहन वर्ष, पल्सेस ईयर, तेलहन वर्ष, वाइल्ड सीड ईयर, और चौथा ऑप्शन है मक्का वर्ष, माइज ईयर। आप जानते हैं कि आजकल लोगों का ज़्यादा आकर्षण जंक फूड की ओर हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने लोगों का आकर्षण फलों और सब्जियों के प्रति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है, और 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा फलों और सब्जियों का वर्ष, ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। संयुक्त राष्ट्र प्रायः किसी वर्ष को किसी न किसी रूप में मनाने का निर्णय लेती है, जिससे उस विषय के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, रुझान बढ़े। और इसी सोच के तहत संयुक्त राष्ट्र ने फलों और सब्जियों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फलों और सब्जियों का वर्ष घोषित किया है। 8वां प्रश्न है, इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड दिस ईयर? ऑप्शन है बाकू, डुसाम्बे, रीगा और कीव।
ये संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशिया का संगठन है, अर्थात यूरोप और एशिया के देश इसमें सदस्य हैं। सबसे पहले इसका स्थापना संघाई 5 के रूप में किया गया था। बाद में इसमें उज़्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया और इसका नाम संघाई 6 पड़ा। और आज इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत 2016 ईस्वी में इसका सदस्य बना था। पाकिस्तान भी 2016 में ही भारत के साथ इस संगठन में आया था। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों को राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस बार की बैठक में भारत की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NASA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुशांबे। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो अजीत डोभाल ने। यहाँ हमने कुछ फैक्ट दिया है। इसकी स्थापना 2021 ईस्वी में हुई थी और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। जो 8 सदस्य देश हैं सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है: चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के इन 4 उप गवर्नरों में सबसे बाद में किन की नियुक्ति हुई है? Who has been appointed the last of these 4 deputy governors of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए में टी रविशंकर, बी में है एम राजेश्वर राव, सी में MD पात्रा और डी में MK जैन। जैसा आप जानते हैं रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर भी होते हैं। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह है कि आप चारों उप गवर्नर का नाम जान लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन उप गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के या नहीं हैं। वैसे मैं इसका PDF भी दे दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रश्न का टी रविशंकर, इनकी नियुक्ति मई 2021 में हुई थी, मतलब यह सबसे बाद में आए हैं। इसके पहले से एम राजेश्वर राव, MD पात्रा और MK जैन ये सभी उप गवर्नर थे और अभी ये 4 उप गवर्नर रिजर्व बैंक में है। वैसे रिजर्व बैंक के संबंध में और जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग आयोग बना था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, उसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय बम्बई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भारत के 4 महानगरों में अवस्थित हैं और देश के 4 क्षेत्रों में ये 4 महानगर अवस्थित हैं। जैसे मुंबई, पहला मुंबई है क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है, तीसरा कोलकाता में और चौथा चेन्नई में। इसके प्रबंधन समिति में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर जो अभी शक्तिकांत दास हैं, आप सभी जानते हैं, और एक गवर्नर के अतिरिक्त 4 उप गवर्नर होते हैं जिनका नाम हमने इस प्रश्न में दिया है। और चारों क्षेत्रीय कार्यालय जो इसके होते हैं उन चारों के एक एक प्रतिनिधि भी इसके गवर्निंग कमेटी में होते हैं और एक वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक के मैनेजमेंट कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश कौन बना है? Which has become the world first कोरोना फ्री कंट्री? ए में ऑप्शन है इजराइल, बी में तंजानिया, सी न्यूजीलैंड और डी फिजी। हालांकि ये चारों देश कोरोना मुक्त देश हैं, परंतु इसमें पहला कोरोना मुक्त देश कौन बना है यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने हाल ही में यह घोषणा किया था कि उनका देश कोरोना मुक्त हो चुका है और उस समय तक वो इस तरह की घोषणा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष थीं जिन्होंने अपने देश के संबंध में यह घोषणा किया था कि उनका देश कोरोना मुक्त हो चुका है। वैसे लगभग 15 से 20 देश अभी तक अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर चुके हैं। जहाँ तक न्यूजीलैंड की स्थिति है, विश्व के मानचित्र पर आप देख सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक छोटा सा देश है जो द्वीप है, आइसलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महादेश यह दिखाई पड़ रहा है, जिसको पाताल महाद्वीप भी कहा जाता है, और ये उजला रंग में जो देश दिखाई पड़ रहा है यह ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में इसके पूरब में प्रशांत महासागर और
पश्चिम में हिंद महासागर का क्षेत्र पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें एक न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड के अतिरिक्त और भी द्वीप यहाँ पर हैं। फिजी भी इसी क्षेत्र में बसा हुआ एक देश है। इस महादेश का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और आप जानते होंगे, दोनों देशों का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट के मामले में ये काफ़ी आगे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड इतना छोटा देश होने के बावजूद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता रहा है। भारत को उसने फाइनल में हराया। जिससे संबंधित प्रश्न हमने पूछा है। इसी सेट का पहला प्रश्न उसी से संबंधित था कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है। तो यही न्यूजीलैंड देश है जिसने पहला विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो यह कोरोना से मुक्त होने वाला भी विश्व का प्रथम देश है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व वाली सैन्य संगठन नाटो की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वाज द यूएस लीड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन है कोपेनहेगन, बी है ओटावा, सी में ब्रुसेल्स और डी में सोफिया। सबसे पहले यह जानना अच्छा रहेगा कि तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना शीत युद्ध काल में की गई थी। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। अर्थात अपने वर्चस्व के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा था और दोनों देश एक दूसरे के संभावित आक्रमण से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के उपाय में लगे हुए थे। और इसी सोच के तहत अमेरिका ने 1949 में अपने समर्थक देशों के साथ एक मिलिट्री संगठन की स्थापना की जिसका नाम पड़ा नाटो, अर्थात NATO। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रूस ने इसी के अगेंस्ट में अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने समर्थक देशों के साथ जो संगठन बनाया उसका नाम था वारसा समझौता। अर्थात वारसा समझौता वैसे देशों के बीच हुआ था जो अमेरिका के विरोधी गुट में थे और जिनका नेतृत्व रूस कर रहा था। हालांकि 1991 ईस्वी में रूस के विघटन के बाद यह संगठन उतना प्रभावी नहीं रह गया है क्योंकि अब अमेरिका का विरोध करने वाला कोई दूसरा देश बचा नहीं विश्व में। तो नाटो की प्रासंगिकता हालांकि ख़त्म हो चुकी है, फिर भी नाटो अब वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और बहुत सारे अन्य ऐसे भी कार्य कर रहा है जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। हालांकि 1991 में रूस के विघटन के बाद अब नाटो की प्रासंगिकता उतनी नहीं रह गई है जितनी 1991 से पहले थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। अर्थात नाटो की जो बैठक हुई है हाल में वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई है। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। एपिसोड का 12वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर, जिसे GM रबर कहा जाता है, की खेती प्रारंभ की गई है? द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर कल्टिवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, केरल और मिजोरम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड अर्थात आनुवांशिक रूप से संशोधित। इसका मतलब यह हुआ कि इस रबड़ का जो पौधा है, यह रबड़ का जो पौधा है, इसके जो आनुवांशिक गुण हैं उनको संशोधित और परिवर्धित कर दिया गया है ताकि उत्पादन अच्छा हो और अच्छी क्वालिटी का हो। तो इस तरह का जो GM रबड़ है, GM रबड़ इसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इस GM रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा असम। हालांकि आप जानते हैं कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, परंतु यह GM रबड़ का उत्पादन असम में शुरू किया गया है और सबसे शुरुआत में इसकी खेती असम के गुवाहाटी में शुरू की गई है। कुछ फैक्ट है रबड़ से संबंधित। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। और रबड़ का जो पौधा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य रूप से हेबिया और गुआबुल नाम के पौधों से जो दूध निकलते हैं जिसे लेटेक्स कहा जाता है, उससे रबड़ तैयार किया जाता है। हमने इसमें देने का प्रयास किया है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक यह पॉइंट जो काफ़ी पूछता है आपके एग्जाम्स में,
प्राकृतिक रबड़ किसका होगा? आइसोप्रीन। यह क्वेश्चन बार बार पूछा है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन। आगे वल्कनीकरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो रबड़ वल्कनीकरण क्या है, कैसे होता है? तो रबड़ को जब गंधक अर्थात सल्फर के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है, या रबड़ को गंधक के साथ कितने डिग्री पर गर्म करने से वल्कनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ तो मुलायम होता है, परंतु रबड़ से ही बहुत सारे कठोर चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे गाड़ी के टायर, ट्यूब इत्यादि भी रबड़ के ही बने होते हैं। तो उससे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? या को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है जो 13वां प्रश्न है इस एपिसोड का। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल के उत्पादन हेतु किस फसल का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है? Which crop has been selected on priority basis by the Ministry of Petroleum for the production of ethanol? ऑप्शन है कसावा, बी में है गन्ना, सी में शकरकंद और डी में जेड्रोफा। यहाँ इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि भारत सरकार एथेनॉल का उत्पादन क्यों बढ़ाना चाहती है। तो यह जानने की आवश्यकता है कि एथेनॉल पेट्रोलियम का सब्स्टिट्यूट है। यह एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर इसका उपयोग गाड़ियों को चलाने में किया जा सकता है। यह इको फ्रेंडली भी है, अर्थात जीवाश्म ईंधन से जो पर्यावरण को नुकसान होते हैं वह एथेनॉल से जो ईंधन तैयार होगा उसमें इसकी संभावना अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। वैसे एथेनॉल का एक मुख्य स्रोत गन्ना भी है और गन्ना से काफ़ी अधिक मात्रा गन्ना के अतिरिक्त जिस फसल का चयन किया गया है एथेनॉल के उत्पादन के लिए उसके संबंध में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कसावा। आप देख सकते हैं कसावा की तस्वीर इस बॉक्स में लगी हुई है। यह एक कंद नुमा पौधा है, अर्थात जिस तरह आलू ज़मीन के अंदर फलता है उसी तरह यह कसावा भी ज़मीन के अंदर शकरकंद की आकार में फलता है और इसी फल से एथेनॉल का उत्पादन होता है। प्रश्न में जो डी ऑप्शन है जेड्रोफा, उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ वर्ष पहले जेड्रोफा की काफ़ी चर्चा हुई थी और बायोडीजल के लिए इसका उपयोग शुरू करने पर सरकार विचार कर रही थी, परंतु कुछ पर्यावरणीय नुकसान के कारण बायोडीजल को सरकार ने प्रोत्साहित नहीं किया और जेड्रोफा उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। हालांकि इसके बीज में भी बायोडीजल के गुण मौजूद थे। इसका भारत में जो क्षेत्रीय नाम है उसे रतनजोत के नाम से या जंगली अरंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो जेड्रोफा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि डीजल के गुण मौजूद होते हैं। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा जेड्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न है शरण कुमार लिम्बाले, जिन्हें 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था, किस भाषा के लेखक हैं? शरण कुमार लिम्बाले हु वाज गिवन द सरस्वती सम्मान फॉर 2020 इज ए पोएट ऑफ व्हिच लैंग्वेज? ऑप्शन है असमी, हिंदी, मलयालम और मराठी। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान भी देती है, लेकिन बिहारी सम्मान सिर्फ राजस्थान के लेखकों के लिए दिया जाता है, जबकि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान पूरे भारत के किसी भी राज्य के लेखक को दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मराठी, अर्थात शरण कुमार लिम्बाले को मराठी भाषा में लेखन के लिए यह पुरस्कार मिला है, जो काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत के साहित्य जगत का एक अग्रणी पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, और यह उनकी पुस्तक सनातन जो उपन्यास के रूप में है उसके लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए के अतिरिक्त माँ सरस्वती की एक प्रतिमा भी दी जाती है।
और के बिरला फाउंडेशन आप यहाँ देख सकते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान 3 पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करती है, जिसमें सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान तो पूरे भारत के लेखकों को दिया जा सकता है जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उसमें लेखन करने के लिए, जबकि बिहारी सम्मान सिर्फ राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। जहाँ तक सरस्वती सम्मान के शुरू होने की बात है तो यह 1991 से शुरू किया गया था और प्रथम सरस्वती सम्मान पाने का श्रेय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को है, जिनकी पुस्तक 10 द्वार से सोपान तक के लिए उन्हें 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न सूचकांक से संबंधित है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडेक्स से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मानकर चलो कि यदि इंडेक्स पर आपका कमांड हो गया तो 1 नंबर आपका निश्चित हो गया। इन सूचकांकों में नंबर 1 कौन है, भारत की स्थिति क्या है, या इन्हें कौन जारी करता है। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं विश्व की जो इन इंडेक्सेस को जारी करती हैं, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारत की स्थिति क्या है, या नंबर 1 पर कौन है, या इसे जारी कौन करता है। तो आज का जो ये प्रश्न है यह 2020-21 के निम्न सूचकांकों में भारत की स्थिति के संबंध में कौन सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज़ पोजीशन इन द फॉलोइंग इंडिसेस ऑफ 2021। 3 सही है और 1 गलत है। तो आपकी जानकारी के लिए भी ये 3, इसको बनाने के बाद आप ये जान पाएंगे कि 3 इंडेक्स कौन सही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है विश्व खुशी सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। इसमें भारत का 139वां स्थान, क्या ये सही है? या बी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें 142वां स्थान। या सी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में 140वां स्थान। और डी में है व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में 90वां स्थान। तो इन चारों ऑप्शंस में 3 सही हैं और 1 गलत है। कौन गलत है यह आपको बताना है। सबसे पहले हम इन सूचकांकों पर चर्चा करते हैं। विश्व खुशी सूचकांक, अर्थात किसी देश के लोग कितने खुश हैं, उस देश में खुशी का क्या स्तर है। दूसरा है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अर्थात प्रेस किसी देश में कितना खुलकर अपनी बातों को रख सकता है। बहुत सारे देश हैं जहां प्रेस पर सरकार का नियंत्रण है, जैसे चीन, अपना पड़ोसी देश चीन, वहां प्रेस पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रेस अपनी बातों को खुलकर रख सकता है। हालांकि भारत की स्थिति भी इस सूचकांक में अच्छी नहीं है। तो आगे देखते हैं। दूसरे सी में है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अर्थात लिंग के आधार पर कितना भेदभाव होता है किसी देश में। लिंग के आधार पर क्या पुरुष और महिलाओं में ज़्यादा भेदभाव है या कम भेदभाव है, इसके आधार पर भी सूचकांक जारी होता है। और तीसरा ऑप्शन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अर्थात लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वह किस देश में कितना अधिक या कितना कम होता है। अर्थात लिंग के आधार पर क्या महिलाओं और पुरुषों की स्थिति एक समान है या इसमें अंतर है, या अंतर है तो कितना अंतर है, इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है डी में व्यापार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, अर्थात किसी देश में व्यापार करना कितना आसान है या कितना कठिन है। किसी देश में व्यापार के नियम काफ़ी कठोर होते हैं, किसी देश में व्यापार के नियम सरल होते हैं। तो विदेशी कंपनियों के लिए कठोर नियम वाले देश में जाकर व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि जहाँ पर व्यापारिक नियम सरल हैं वहाँ पर आसानी से वो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो इसी आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, व्यापार सुगमता सूचकांक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए हम देखेंगे अगली पृष्ठ को। यहाँ ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात विश्व खुशी सूचकांक में भारत का 139वां स्थान है 2021 ईस्वी में। इसी प्रकार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वां स्थान सही है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में 140वां स्थान सही है। जबकि व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 अभी 2021 का यह सूचकांक जारी नहीं हो पाया है, तो 2020 को ही लेकर चलेंगे। तो यह
ऑप्शन गलत है। अर्थात व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में जो भारत का सही स्थान है वह 63वां है। तो ऊपर वाले तीनों सूचकांक में भारत की स्थिति बेहद खराब दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विश्व खुशी सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति 139वां, जबकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है, और लैंगिक अंतराल सूचकांक में 156 देशों में भारत की स्थिति 140वां है। तो इन तीनों सूचकांक में भारत की स्थिति बेहद खराब है। इसके अपेक्षा व्यापार सुगमता सूचकांक में काफ़ी हद तक भारत की स्थिति संतोषजनक है, और इसका सही उत्तर होगा 63वां। भारत व्यापार सुगमता सूचकांक में 63वें स्थान पर है। यहाँ हम इन सूचकांकों में जो नंबर 1 पर देश हैं उनका नाम भी जानना चाहेंगे, अर्थात टॉप रैंक्ड कंट्री कौन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 1 पर है। और इसे जारी करने वाली संस्थाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करती है UNSDSN। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन संस्था इन इंडेक्सेस को जारी करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अर्थात विश्व आर्थिक मंच। इसी प्रकार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को भी WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करती है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक, जिसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है। IBRD का मतलब हुआ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसे ही हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक जारी करती है। तो इस प्रकार आज का आपका ये एपिसोड समाप्त हुआ, और अंत में आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसे शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।